नमस्ते। आप सबको भाई नव वर्ष की एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई। हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं पहली जनवरी से, जिसमें देश के अलग अलग विषयों के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे जरा ये पूछ रहे हैं कि 2025 में देश के सामने चैलेंजेस क्या हैं। ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये एनडीए इंडिया गठबंधन की बात नहीं है, लेकिन देश में टोटलिटी में आज आर्थिक हम लोगों के पास चैलेंजेस क्या हैं। और प्रोफेसर साहब, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि 2018 में बोला गया कि भाई 5 ट्रिलियन इकॉनमी होगी 2022 तक, ठीक है, वो नहीं हुई। फिर 2022 में बोला गया कि 2025 तक होगी, नहीं हुई। अब 2024 इलेक्शन के बाद बोला गया 2027 तक होगी। लेकिन मैं एक एक बेसिक मूल प्रश्न जरा आपसे समझना, अगर वो 5 ट्रिलियन हो जाए, 50 ट्रिलियन हो जाए, लेकिन देश का जो आम नागरिक है, जो आज 80 करोड़ लोगों को जो अनाज मिल रहा है, उस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस ट्रिलियन का, और इसका क्या फर्क पड़ता है? और ओवरऑल आपके हिसाब से 2025 के जो मुख्य चैलेंजेस हैं, 2 3 4 5 5 तक अगर आपको लगे, उस पे जरा एक आपकी टिप्पणी चाहते हैं। तो धन्यवाद आनंद जी। आपने दो मुख्य सवाल पूछे हैं। एक तो जब जीडीपी बढ़ता है तो उसका क्या असर पड़ता है आम आदमी पे, वो चाहे 3 ट्रिलियन हो, 5 ट्रिलियन हो या 50 ट्रिलियन हो। और दूसरा कि चैलेंजेस आज क्या है हमारे सामने, अर्थव्यवस्था के सामने। तो पहली बात तो ये कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको हम कहते हैं कि कितना आम आदमी तक पहुंचता है, तो अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है, लेकिन हो सकता है उसका फायदा आम आदमी को नहीं मिले। जैसे कि अभी हमारी अर्थव्यवस्था, मेरा मानना है कि अभी भी हम 9वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं हुए। क्योंकि सरकार के जो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि 6.5-7% की ग्रोथ हुई है, मेरे हिसाब से वो 1 या 2% की ग्रोथ हुई है 2016-17, जब से नोटबंदी लागू हुई। क्योंकि नोटबंदी में गिरावट हुई, उसके बाद जीएसटी से गिरावट हुई, ये सब हुआ, तो इसलिए अभी हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन पाए हैं। और फिर इसलिए हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी इस रेट ऑफ ग्रोथ से नहीं हो पाएंगे 2027 तक। लेकिन हमें ये पता है कि जो सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार अभी भी हम 140वें स्थान पे हैं प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। और अगर मतलब सरकार के आंकड़े गलत हैं तो हम 140वें से भी नीचे स्थान पे हैं, क्योंकि जो खासकर जो असंगठित क्षेत्र है, जिसको मार पड़ी है, ये 3 जो बड़े बड़े शॉक्स लगे, तो उसकी मार उन्हीं को पड़ी है, संघर्ष क्षेत्र वालों को जो गरीब है। और इसीलिए ई श्रम पोर्टल जो हमारा है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ 30 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, उसमें उसमें 94% बता रहे हैं कि वो 10,000 रुपए से कम कमाते हैं प्रति माह। तो 10,000 रुपए से प्रति माह कम कमाते हैं, तो मतलब उनका परिवार तो गरीबी की रेखा के आसपास ही है, तो गरीबी बहुत है। तो चाहे हम कह लें कि हम 5 ट्रिलियन होंगे या 3 ट्रिलियन होंगे या जो भी हम कह लें, लेकिन जब तक कि आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ती है और सिर्फ ऊपर ऊपर के तबके की बढ़ती है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा आम आदमी को। वो तो सारा जो डेवलपमेंट का गेन है वो ऊपर ऊपर निकल जा रहा है। इसीलिए अगर आप सरकार के आंकड़े मान भी लें कि हमारी अर्थव्यवस्था 6 या 7% पे रियल टर्म में बढ़ी है, लेकिन अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें जो वेज है वो तो 0.1, 0.2, 0.8% ही बढ़ी है। तो यानी कि जो नीचे का तबका है उसको फायदा नहीं हुआ है, जो ऊपर का तबका है वही सारा कुछ ले गया। इसीलिए हमारे देश में बिलियनर्स की संख्या तीसरी सबसे ज्यादा है दुनिया में, जबकि हम प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 140वें स्थान पे हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे यहाँ असमानता बहुत ज्यादा है, और जो ग्रोथ हो रही है, ऑफिशियल ग्रोथ भी अगर मान ले, तो उसका फायदा आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। तो पहली बात यह है। दूसरा, जो चैलेंजेस की आपने बात कही, तो चैलेंज क्या है कि हमारे यहाँ चैलेंज ये है कि बहुत सारे लोग बेकार हैं, उनके पास काम नहीं है, खासकर जो महिलाएं हैं, खासकर जो यूथ है। तो सरकारी आंकड़े तो कहते हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी कम है, लेकिन वो जो आंकड़े देते हैं वो इस आधार पे देते हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे आपको तनख्वाह मिले या ना मिले, तो आप रोजगार है। तो आईएलओ की डेफिनेशन में है कि अगर आपके जब तनख्वाह मिल रही है, कुछ आपको पैसा मिल रहा है, तब तो उसको आप रोजगार मान सकते हैं। पर अगर आप मुफ्त में काम कर रहे हैं, घर पे काम कर रहे हैं, तो उसको वो रोजगार नहीं मानते हैं। तो अगर हम उसको मान के चलें तो हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, खासकर से महिलाओं में है, और जो हमारे शिक्षित नौजवान हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो हमारे यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो लोग काम कर भी रहे हैं लेकिन उनको 1 2 3 घंटे का ही काम मिल रहा है दिन में, तो वो भी हमको गिनना चाहिए अलग से। फिर हमारे कृषि में है, हमारी दुकानों पे है, लोग जाके वहां बैठ जाते हैं लेकिन काम नहीं है, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है।
ये सब जोड़ लें तो हमारे यहाँ ये हम लोगों ने जो रिपोर्ट लिखी थी उसमें बताया था कि 32 करोड़ के पास तो कुछ ढंग का काम है, लेकिन 28 करोड़ के पास ढंग का काम नहीं है। तो यानी कि समस्या बहुत ज्यादा है। और हर साल जो आप देखें तो बच्चे करीब करीब हमारे हिसाब से 27 मिलियन यानी 2.7 करोड़ बच्चे जॉब मार्केट में आते हैं पोटेंशियली, लेकिन उनको काम कितना मिल रहा है? सरकार तो सिर्फ 5 मिलियन 8 मिलियन की बात कर रही है। ये मान भी लिया जाए कि अगर 25% महिलाएं हैं, वो क्योंकि जब या तो चाइल्ड रियरिंग में है या कोई सोशल स्टिग्मा की वजह से वो नहीं आती हैं काम पे, फिर भी 24 मिलियन तो काम चाहिए। तो यानी कि अगर हम 7-8 करोड़ नौकरी हर साल नहीं पैदा करते तो यहाँ हमारे यहाँ समस्या बढ़ती जाएगी। तो पहली समस्या है बेरोजगारी की, वो नेचुरल नहीं है, वो सिस्टम से जनरेटेड है। दूसरी समस्या उससे जुड़ी हुई है कि जैसे कि मैंने कहा कि 32 करोड़ के पास कुछ ढंग का काम है, तो उनको 140 करोड़ लोगों को सपोर्ट करना है, तो यानी कि एक व्यक्ति के ऊपर 4.4 लोगों का भार है। अगर ये 28 करोड़ को भी काम मिल जाता तो 60 करोड़ को 140 करोड़ को सपोर्ट करना होता, 2.2 को एक व्यक्ति सपोर्ट करता तो खुशहाली बढ़ जाती। तो गरीबी लिंक्ड है बेरोजगारी के साथ, तो गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है। तीसरी बात है कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन का रेट है, जो मुद्रास्फीति का रेट है, वो तेज है। तो मुद्रास्फीति से क्या होता है कि जो आपकी रियल परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, उससे गरीबी फिर बढ़ जाती है। तो तीसरी समस्या हमारी ये है। फिर रोजगार देने के लिए हमें ग्रोथ चाहिए। अगर हमारे यहाँ ग्रोथ इवन ग्रोथ होगी, यानी कि असंगठित क्षेत्र में होगी, कृषि में होगी, तो वो आम आदमी तक पहुंचेगी। तो ग्रोथ चाहिए, लेकिन ग्रोथ उन सेगमेंट्स में चाहिए जहां पे कि आम आदमी काम करता है। हमारी सरकार की जो नीति है उससे संगठित क्षेत्र को मदद मिल रही है, संगठित क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है वहीं पे परेशानी है, इसीलिए बेरोजगारी है। तो आप जैसे बजट को देखें तो बजट में इस बार 11.11 लाख करोड़ का प्रावधान रखा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? वो सारा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में जा रहा है। जैसे बड़ी बड़ी सड़कें बनाना, बड़े बड़े जो रेलवे फ्रेट कॉरिडोर बनाना, आईटी सेक्टर, पावर सेक्टर, यहाँ पे रोजगार ज्यादा पैदा नहीं होता है। रोजगार जहाँ पैदा होता है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रूरल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वहीं पे कटौती कर दी गई है। तो इसलिए रोजगार वहां पैदा नहीं होगा। तो सरकार की नीतियां बदलनी चाहिए, तभी जाके रोजगार हमारे यहाँ पैदा होगा। लेकिन ये तो सब अंदरूनी बातें हैं, लेकिन अभी हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बहुत बड़ी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि ट्रंप साहब ने आके कहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे और दुनिया में टैरिफ लगाएंगे, चीन पे लगाएंगे, मेक्सिको पे लगाएंगे, कनाडा पे लगाएंगे, और भारत को तो उन्होंने कहा कि टैरिफ किंग है। तो हमारे जैसे चीजों पे भी, और उनके ट्रंप के जो पहले जो उसमें जो प्रेसिडेंसी में उन्होंने हमारा जो जनरल प्रेफरेंस था वो खत्म कर दिया, हमारी चीजों पे टैरिफ लगा दिया वगैरह। तो वो आके करेंगे तो उससे क्या है, दुनिया भर में इन्फ्लेशन तेज हो जाएगा और सप्लाई चेन टूटेंगे, तो उससे फिर हमारा इन्फ्लेशन डबली बढ़ जाएगा, क्योंकि दुनिया में सब देशों को फिर टैरिफ लगाना पड़ेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक तरह से डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ेगी, तो उसका भी असर हमारे बेरोजगारी पे होगा, हमारे एक्सपोर्ट पे होगा, हमारे इन्फ्लेशन पे होगा। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बड़ा बिगड़ा हुआ है, और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, पैलेस्टाइन में युद्ध चल रहा है, और जगह जगह आप देखिए अफ्रीका में युद्ध चल रहा है, उसका भी असर होगा हमारे देश पे। तो एक्सटर्नल चैलेंज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा तेज है, और उससे हम कैसे कोप करेंगे, क्योंकि वो जो ऑलरेडी हमारी समस्याएं उनको बढ़ा देगा। तो उसके लिए हमें प्लान बनाना पड़ेगा कि अगर ये सब होता है तो हम कैसे उससे कोप करेंगे। जी, मैं प्रोफेसर साहब एक दो चीजें समझने की दृष्टि से जब मैं आपसे जी सोच रहा था बात करूं, तो मैंने कुछ अपने बनाए थे, तो मुझे लग रहा था मेरी दृष्टि में बेरोजगारी इंपॉर्टेंट था, महंगाई इंपॉर्टेंट था, असमानता इंपॉर्टेंट थी, एसएमईज का रिवाइवल, उद्योग की मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट था, ट्रेड विदेशी मैंने लिखा था, और मैं तीन चार चीजों को माना था कि इसके साथ तो हमें जीना ही है। उसमें भ्रष्टाचार अपने को जीना ही है, भ्रष्टाचार को अब कहने की भी जरूरत नहीं है, इशू है। दूसरा ये जो पॉलिटिकल फ्रीबीज की बात है, रेवड़ी बांटना जिसको मोदी जी कहते हैं, इसके साथ जीना ही है, इसमें कुछ बहुत आमूल चूल परिवर्तन नहीं। मैं इन सारे कंस्टेंट के साथ आज डॉलर 85 करीब 86 छू रहा है, 86। बेरोजगारी 50 साल के ऑल टाइम हाई पे है, जीडीपी ग्रोथ 5.4 है जो सरकारी आंकड़ा कह रहा है, इन्फ्लेशन 10% है। मतलब मुझे बहुत ग्लूमी पिक्चर नजर आ रही है। मैं हालांकि आशावादी व्यक्ति हूं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और बता रही है प्रोफेसर। जी हाँ, जैसे आपने कहा डॉलर के मुताबिक रुपया कमजोर हुआ,
ये बात सही है, लेकिन बाकी और करेंसीज के मुताबिक रुपया तेज हो गया। देखिए होता क्या है कि डॉलर एक रिजर्व करेंसी है, तो जब दुनिया में उथल पुथल होती है, जब अनिश्चितता आती है, तो लोग डॉलर की तरफ जाते हैं। आपने देखा 2007-8 का क्राइसिस अमेरिका से शुरू हुआ, जहां पे ये सब प्राइम जो एसेट्स थे उसमें जब प्रॉब्लम आई, लेकिन डॉलर तेज हो गया, बाकी सब करेंसीज डिक्लाइन हो गई। उसी तरह पैंडेमिक के दौरान डॉलर तेज हो गया, बाकी सब करेंसीज डिक्लाइन हो गई। तो क्योंकि डॉलर का एक स्पेशल रोल है, तो इसलिए डॉलर जो है ज्यादा तेज हो जाता है। लेकिन जो हमारी करेंसी है वो बाकी और जो देश हैं, जैसे पाउंड हुआ, येन हुआ, उनके मुताबिक हमारा करेंसी अब बेटर परफॉर्म किया है। तो इसलिए ये एक अपने आप में एक अलग चीज है। पर लेकिन जो अंदरूनी समस्याएं हैं जो आपने जो गिनाई कि करप्शन है, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। और जो आपने बताया कि जैसे रेवड़ी बेरोजगारी वाटर, हाँ, सब है, फ्रीबी, रेवड़ी हाँ, का रेवड़ी का भी देखिए इसलिए है क्योंकि आज जनता का विश्वास पॉलिटिकल पार्टी से हट गया है। वो विश्वास नहीं करती कि आप लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉमिस करते हैं, लेकिन उसका कुछ होता नहीं है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं आज आप हमें क्या देंगे। तो ये जो पॉलिटिकल एक तरह से डिस्कोर्स है, वो हो गया है कि आज क्या कॉम्पिटिटिवली हम दे सकते हैं। तो अगर जो कोई 1,000 रुपए देने को तैयार है, दूसरा 1,500 देने को तैयार है, 1,500 कोई देगा तो कोई 2,000 देगा, कोई मतलब अगर जब महिलाओं को देगा तो कोई किसान को देगा, कोई किसान को देगा तो कोई पंडित पुजारी वगैरह को देना शुरू कर देगा। तो इस तरह से कंपटीशन हो गया है। इसका असर ये होगा कि जिन चीजों पे हमें खर्च करना चाहिए जो रोजगार पैदा करने के लिए, उन चीजों पे उतना खर्च नहीं होगा। कहने को तो इससे डिमांड जनरेट होती है, थोड़ा बहुत रोजगार पैदा होता है, लेकिन अगर हमारा जो जो पैसा है वो ऐसे उसमें जाए जहां पे उद्योग धंधे पनपे, शिक्षा स्वास्थ्य पनपे, उससे हमारा जो ज्यादा फायदा होगा। तो इसलिए अपने आप में अगर गरीबी है, लोगों की परेशानी है, तो उनके हाथ में पैसा देना बुरा नहीं है। पर लेकिन अगर उस पैसे का सदुपयोग हो कि वहां से रोजगार पैदा हो, तो वो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन अब जनता का विश्वास नहीं है, इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं। तो इसलिए स्थिति हमारी और बिगड़ती चली जा रही है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो रोक नहीं पाएगी। आप बजट देखें तो पंजाब के बजट में जबरदस्त डेफिसिट है, हिमाचल में है डेफिसिट, बाकी महाराष्ट्र में अभी 46,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त एक्सपेंडिचर होगा, उनका बजट भी है। दिल्ली में जो एक सरप्लस बजट होता था वो अब डेफिसिट की तरफ जा रहा है। तो कुल मिला के सभी जगह जो है हमारे बजट में परेशानी हो रही है, क्योंकि एक तरफ हम खर्च बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ जो पैसा हमें रेज करना चाहिए डायरेक्ट टैक्सेस से, वो हम रेज नहीं कर रहे। हालांकि डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस को जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं है। हमारा जो डायरेक्ट टैक्स का जीडीपी से जो अनुपात है वो बहुत कम है, वो अभी 7% के आसपास है। जबकि और जो उन्नत देश हैं वहां पे वो 20-22% होता है, जो डेवलपिंग देश हैं उनके पास 10-11% होता है। अगर हम ये बात मान लें कि जो जैसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट, ये सब आई, उन्होंने बताया कि 1% जो अमीर तबका है उसकी 22.5% आमदनी है। मेरा मानना है ये जो आमदनी है वो सिर्फ व्हाइट में आमदनी है। अगर ब्लैक की आमदनी भी जोड़ लें तो 1% के पास कम से कम 40-45% आमदनी देश की होगी। पर अगर 22% भी मान लें तो उस पर 40% अगर टैक्स लगा तो कम से कम 8.5% तो होना चाहिए हमारा टैक्स जी, का अनुपात। अभी हम वो 7% पे है। अगर 40% होगा तो हमारा वो 16% होना चाहिए। तो मतलब कि अगर हम ये काले धन की अर्थव्यवस्था की वजह से हमारा टैक्स का जो जीडीपी का जो अनुपात है वो कम है, उससे जो पैसा उपलब्ध है फाइनेंसिंग के लिए, रेवड़ी को हो या चाहे बाकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो या शिक्षा स्वास्थ्य, वो फिर कम पड़ जाता है। तो इसलिए हमें शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह पे जो पैसा ज्यादा खर्च करना चाहिए और उसके लिए डायरेक्ट टैक्सेस से रेज करना चाहिए। उसमें वेल्थ टैक्स की बात आजकल चल रही है, क्योंकि जो अमीर है वो बहुत ही अमीर हो गए। तो हमारा जो टॉप का आधा % है देश का, वो बहुत अमीर हो गया है। तो वहां से अगर रेज करें तो हमको जो मिल सकता है कि कम से कम 7-8 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त मिल सकता है, जो फिर हम जी, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे लगा सकते हैं। तो इसलिए मेरा जी, मानना है कि ये हमारा जो पब्लिक फाइनेंस है, हमारा जो टैक्सेशन है, वहां पे रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। और असंगठित क्षेत्र को क्या चाहिए कि जीएसटी को हमें रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि जीएसटी से हमारे असंगठित क्षेत्र को बहुत नुकसान हो रहा है, वो उससे कोप नहीं कर पा रहा। तो जीएसटी तो हम अंत में तो कलेक्ट करते हैं कंज्यूमर से, यानी कि लास्ट पॉइंट पे। तो उसको लास्ट पॉइंट ही बना दें। हम क्यों बीच में 100 जगह पे मुझे 10 पैसा, 20 पैसा, 5 रुपया इकट्ठा करते हैं और फिर अंत में जाए कंज्यूमर से 100 रुपया लेते हैं। तो इसलिए अंत में 100 रुपये ही ले लें, तो यानी कि जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसी से ले लें। और जैसे कि अरुण जेटली ने कहा था कि 5% जो हमारी यूनिट्स है वो 95% टैक्स देते हैं।
तो 5% को ही हमें रियली टैक्स करने की जरूरत है। बाकी जो छोटे हैं वहां पे टैक्स लगाने की जरूरत भी नहीं है, या अगर वो नहीं भी देते टैक्स को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए अगर हमारा डायरेक्ट टैक्स की तरफ हो और जीएसटी का रिफॉर्म हो तो हमारे असंगठित क्षेत्र को भी फायदा होगा, हमारे शिक्षा स्वास्थ्य को भी होगा, रोजगार भी पैदा होगा। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। जी, मैं प्रोफेसर साहब, मैं अपनी समझ के लिए, जैसा आपने कहा कि पब्लिक फाइनेंस जो है, जो मेरी समझ है, जो आपसे समझ में आया कि कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी, ये 3-4 टैक्स हैं जो डायरेक्ट आदमी की जेब से निकलते हैं। नहीं, आप किससे जो समझ में आया? सारे टैक्स कंज्यूमर देता है, चाहे वो जी, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, वो चाहे चाहे अल्टीमेटली कंज्यूमर ही देता है। तो जीएसटी इनडायरेक्ट उसकी टैक्स जेब है, से निकल। और डायरेक्ट टैक्स जो है वो हाँ, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी ये टैक्स, ये सब। होते हैं। जी हाँ। और लेकिन जेब उसी की निकलती है। तो जी आप, हाँ। जो मैं समझा कि इसको रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है, और शायद उस 140 करोड़ को ध्यान में रख के बनाने की जरूरत है, नहीं कि ना कि 40 लोगों को। मैं इससे एक अंतिम प्रश्न आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा ऐसा प्रश्न है जो, जिस तरह से मैं देख रहा हूं, मेरे चश्मे का नंबर हो सकता है थोड़ा फर्क हो। अ, जो भी देश में इस समय चीजें दिक्कत हो रही हैं, वो चाहे किस सेक्टर में पैसा लगा रहा है, किसको आगे बढ़ा रहा है, किसको क्या, उसका एक एक सांकेतिक रूप में अडानी नाम एक हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि वॉट एवर इज हैपनिंग, जितना उनको प्रमोट किया जा रहा है, सरकारी चीजों से में उनको दिया जा रहा है, उनका पैसा दिया जा रहा है, उनको सेबी से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको क्या लगता है कि संकेतात्मक रूप में अडानी जी इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ वॉट एवर रॉन्ग इज हैपनिंग इन इंडिया? जी हाँ, देखिए ये क्रोनिज्म जो है हमारे देश में, क्रोनिज्म बहुत फैल गया है, बहुत बड़े स्केल पे। तो यानी कि कुछ जो हमारे कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उनमें सबसे आगे अडानी ग्रुप है। तो वहां पे सब तरह का कंसेशन दिया जा रहा है, उनको सब तरह की सहूलियत दी जा रही है, और जहां कहीं उनको कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस दिखता है, उसको उनको एक्वायर करना होता है तो उनको अलाउ कर दिया जाता है, उनको एड कर दिया जाता है कि वो एक्वायर कर लें। तो ये जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के आधार पे नहीं बढ़ रहे, ये बढ़ रहे हैं एक्विजिशन के आधार पे, कि उनको सीमेंट चाहिए तो सीमेंट की कंपनी ले ली, एयरपोर्ट चाहिए तो एयरपोर्ट ले लिए, पोर्ट चाहिए तो पोर्ट्स मिल गए, है ना। तो इससे क्या है कि हमारे यहाँ जो कंपटीशन है वो अनइवन हो गया है, यानी कि जो क्रोनीज हैं उनको तो सब सहूलियत है, बाकियों को नहीं है। तो इससे हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बिगड़ रहा है, और इसीलिए आप देखें कि बड़े स्केल पे जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो अति अमीर लोग हैं, वो देश छोड़ के जा रहे हैं। तो 2014 से 2019 के बीच में 23,000 लोगों ने छोड़ा, 2019 में 7,500 और ने छोड़ा, 2022 में 7,000 और ने छोड़ा। तो कुल मिला के बहुत बड़े लेवल पे जो बाहर जा रहे हैं, तो उससे हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बिगड़ रहा है। इसके इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बिगड़ने से फिर हमारा ग्रोथ रेट पे असर पड़ता है, हमारी जो पब्लिक है उस पर असर पड़ता है, क्योंकि जो क्रोनीज हैं वो फिर दाम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर एयरपोर्ट मिल गया तो एयरपोर्ट के एंट्री चार्जेस बढ़ा दिए, या जो आपको जो कुछ और हुआ तो आपने जो वहां पे एयरपोर्ट के अंदर जो आपको खाना पीना मिलता है, चाय मिलती है, उसके दाम बढ़ गए। तो इस तरह से जो क्रोनिज्म है उसमें आपका इन्फ्लेशन भी तेज रहेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी, और कंपटीशन नहीं होने से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हम पिछड़ जाएंगे। हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इतना कमजोर है कि हम चीन से हाई टेक्नोलॉजी आइटम तो लेते ही हैं, लेकिन लो टेक्नोलॉजी आइटम भी लेते हैं। हाई टेक्नोलॉजी में जैसे एपीआई फॉर फार्मास्यूटिकल्स हो गया, आपके ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, ये तो आते ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ गणेश की मूर्ति और जो मांझा और जो ये दिवाली, सब दिवाली की लाइट, लाइट। ये सब भी आती हैं। तो मतलब कि हम टेक्नोलॉजी में जो पिछड़ते जा रहे हैं, तो उससे हमारे डिफेंस पे भी असर पड़ रहा है। अभी हमारा एयरफोर्स के पास कम हो गए हैं, जो हमारे स्क्वाड्रन होने चाहिए थे 42, हमारे पास 29 रह गए हैं, क्योंकि हम एरोप्लेन बना नहीं पा रहे और इंपोर्ट कर नहीं पा रहे जो एडवांस्ड है। और चीन ने अभी पिछले हफ्ते ही दो नए 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, हमारे पास अभी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं। तो वो हमारे से आगे निकल रहे हैं, और अभी हमारा तो कोई प्लान ही नहीं है अभी कि हम 5th जनरेशन 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे जाएं। उसी तरह हमारे बाकी जो डिफेंस में भी इंपोर्ट, हम भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है आर्मामेंट, हम डिपेंडेंट हो गए हैं। एक तरफ रूस पे डिपेंडेंट है अपने जो हमारे जो पहले के जो पुराने हथियार हैं, और नए हथियार के लिए हम फ्रांस और अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं। तो वो रोक देते हैं, जैसे कि जो हमारे एलसीए के लिए G404 इंजन जो अमेरिका से आता था वो रुक गया है, तो इसलिए हम अपने जो एयरक्राफ्ट एलसीए एयरक्राफ्ट जो MK1 है वो नहीं बना पा रहे, और G414 पे कुछ पेच लग गया है तो वो भी अभी नहीं हो रहा। तो MK जो मार्क 2 एयरक्राफ्ट बनाना था एलसीए का, वो भी। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हम पिछड़ते चले जा रहे हैं,
और इसकी वजह है कि हम शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये कुल मिला के एक स्ट्रेटेजिक थॉट होना चाहिए कि हम कैसे इन सब चीज़ों से जूझेंगे, और सिर्फ क्रोनिज्म करते रहेंगे तो उससे जो कोई बात बनने वाली नहीं है। क्रोनिज्म के चलते हुए हमारी अर्थव्यवस्था ठीक पटरी पे आएगी नहीं, वो एक छोटा तबका रहेगा और उससे अर्थव्यवस्था में परेशानी बढ़ती जाएगी। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफ़ेसर साहब बातचीत करने के लिए, क्योंकि धन्यवाद। सिर्फ़ एक एक जनरल लोगों को बताने की ज़रूरत थी कि 2025 के चैलेंजेस क्या हैं। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से बहुत-बहुत नव वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाओं के साथ। आपको थैंक भी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।